हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है जीके बुक। जीके बुक जहाँ पर हम आपको जानकारी देते हैं जनरल नॉलेज के बारे में। ये जानकारी आपके काम आ सकती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में, जो आपको एक सरकारी नौकरी दिला सकती है, जैसे कि एसएससी हो, बैंक हो या रेलवे हो या कोई भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम, उसमें ये जानकारी आपके काम आ सकती है। तो आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ये बैंकिंग जीके का दूसरा पार्ट है। बैंकिंग जीके के अंदर और भी पार्ट आते रहेंगे दोस्तों, तो आप निरंतर इन्हें देखते रहें। वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। आप देख सकते हैं कि हमारे देश में बैंकिंग का स्ट्रक्चर किस प्रकार से है। यहाँ पर सबसे ऊपर बैंकों का बैंक या कहें कि सेंट्रल बैंक, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आता है। फिर फर्दर 2 कैटेगरी आती हैं, एक शेड्यूल बैंक की है और एक नॉन शेड्यूल बैंक की है। नॉन शेड्यूल बैंक के अंदर कोई और कैटेगरी नहीं आती है। शेड्यूल बैंक के अंदर फर्दर 2 कैटेगरी और आती है। पहली है कमर्शियल बैंक, दूसरा है नॉन कमर्शियल बैंक। नॉन कमर्शियल बैंक के अंदर 4 बैंक आते हैं। उनके नाम है नाबार्ड, सिडबी, एक्सिम बैंक और एनएचबी। और वहीं कमर्शियल बैंक, उनके अंदर आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन शेड्यूल बैंक और शेड्यूल बैंक की। तो शेड्यूल बैंक क्या होते हैं? ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 2 ई में रजिस्टर होते हैं, उन्हें शेड्यूल बैंक कहा जाता है। और ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 2 ई में रजिस्टर नहीं होते हैं, उन्हें नॉन शेड्यूल बैंक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानेंगे नॉन शेड्यूल बैंक के बारे में। ये वे बैंक होते हैं जिनके ऊपर आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं होता है और भारत में केवल एकमात्र ही ऐसा बैंक है जो सिक्किम में है, और इस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। अब हम बात करेंगे शेड्यूल बैंक की। शेड्यूल बैंक के अंदर 2 बैंकिंग कैटेगरी आती हैं। एक आती है कमर्शियल बैंक की और दूसरी आती है नॉन कमर्शियल बैंक की। हम पहले बात करेंगे कमर्शियल बैंक के बारे में। कमर्शियल बैंक वे बैंक होते हैं जहाँ लोग जा सकते हैं और बैंकिंग से जुड़ा कोई भी कार्य करा सकते हैं, जैसे कि खाता खुलाना हो या लोन लेना हो या कोई भी कार्य। कुल मिलाकर के इसका मतलब ये है कि पब्लिक डीलिंग पॉसिबल है। ऐसे बैंकों को कमर्शियल बैंक कहा जाता है। ये अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। और वहीं नॉन कमर्शियल बैंक, यहाँ कोई भी अपना खाता नहीं खुलवा सकता और ना ये लोन बाँटते हैं। इन्हें डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। इन बैंकों का मुख्य कार्य समाज का विकास करना होता है। सरकार की किसी योजना का पैसा जनता तक पहुँचाने का कार्य ये बैंक करते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा-सा इनके बारे में जानेंगे। पहला बैंक है एनएचबी। एनएचबी का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाउसिंग बैंक। दूसरा है सिडबी। सिडबी का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और चौथा बैंक है एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। अब हम इनके बारे में थोड़ा और जानेंगे। एनएचबी होता है हाउसिंग के लिए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका जो पैसा है सरकार डायरेक्ट हमारे खाते में नहीं डालती है। ये पहले एनएचबी को देती है, एनएचबी हमारे बैंक को देता है, फिर हमारा बैंक हमें देता है। इस तरह से हमें इस योजना का लाभ होता है। और वहीं दूसरा बैंक है एक्सिम बैंक। अगर सरकार को किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है, तो वो पैसा सरकार एक्सिम बैंक को देती है। एक्सिम बैंक हमारे बैंक को देता है और हमारा बैंक हमें देता है। वहीं नाबार्ड की बात करेंगे। नाबार्ड ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए होता है। अगर सरकार किसी योजना के अंतर्गत किसानों के विकास के लिए पैसा देना चाहती है या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई हो, तो सरकार अनुदान के रूप में जो पैसा देती है वो पैसा नाबार्ड के द्वारा हमारे बैंक में आता है। कुल मिलाकर इसका मतलब है जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, कोई सरकार की योजना है जो कृषि से जुड़ी हुई है और वो किसानों को पैसा देना चाहती है, तो वो पैसा नाबार्ड के द्वारा होते हुए हमारे बैंक में आता है, फिर हमारे पास आता है। और अब हम बात करेंगे सिडबी। सिडबी क्या करती है? अगर सरकार ने कहा कि वह
एमएसएमई के विकास के लिए कुछ पैसा देगी। वह पैसा सिडबी से होते हुए हमारे बैंक में आता है, फिर हमारे पास आता है। अब हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंक के अंदर काफ़ी सारी कैटेगरी आती हैं। सबसे पहली कैटेगरी है पब्लिक सेक्टर बैंक की। ऐसे बैंक जिनमें सरकार का 51% या उससे ज़्यादा पैसा लगा हो, तो उन्हें पब्लिक सेक्टर बैंक कहा जाता है। और मैंने ये बात पहले ही बता दी कि ये जो बैंक है, ये अपने प्रॉफ़िट के लिए काम करते हैं। ये लोन देते हैं, क्रेडिट कार्ड देते हैं और भी अन्य सुविधाएँ हमारे देश में आज की डेट में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब 12 सरकारी बैंक हैं। इनकी लिस्ट मैंने यहाँ दे रखी है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मैंने यहाँ रखा है ताकि आप आसानी से उसको याद रख सकते हैं। अब बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक की। अगर किसी इंडिविजुअल का किसी बैंक में शेयर 51% या उससे ज़्यादा है, तो वह बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक की कैटेगरी में आता है। कुछ मैंने नाम यहाँ दे रखे हैं जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक और भी काफ़ी सारे प्राइवेट बैंक हमारे देश में कार्यरत हैं। अब बात करेंगे फॉरेन बैंक की। ऐसा बैंक जिसकी स्थापना किसी अन्य देश में हुई लेकिन उसने हमारे देश में आकर के ब्रांच खोली, तो वो बैंक फॉरेन बैंक कहा जाता है। कुछ मैंने नाम यहाँ दे रखे हैं जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एचएसबीसी हो गया। एचएसबीसी ही पहला बैंक था जिसने हमारे देश में एटीएम की सुविधा चालू की थी। मैंने ये पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया है, आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे रीजनल रूरल बैंक की। इन बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिक साख सुविधाएं यानी क्रेडिट उपलब्ध कराना है। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए ऋण प्रदान करना, गांव के लोगों को साहूकारों और जमींदारों से बचाने के लिए और गांव के लोगों में सेविंग करने की आदत डालने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। पहले गांव में क्या होता था, जब लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो लोग बड़े ज़मींदारों या साहूकारों के पास जाते थे और उनसे पैसा मांगते थे। तो पैसे के बदले में ज़मींदार उनके ज़मीन के कागज़ वगैरह हो गए ये रख लेते थे और उन्हें मोटे ब्याज पर पैसा देते थे। अगर वो पैसा उन्होंने लौटा दिया तो ठीक है, और अगर नहीं लौटा पाए तो वो ज़मीन हड़प लेते थे। तो सरकार ने किसानों को और गरीब लोगों को बचाने के लिए इन बैंकों की स्थापना की। नरसिम्हम समिति की सिफारिश पर आरआरबी की स्थापना की गई थी। पहला आरआरबी था प्रथमा ग्रामीण बैंक जो मुरादाबाद में खोला गया था और डेट थी 2 अक्टूबर 1975 और आरआरबी एक्ट आया था 1976 में। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, 2 अक्टूबर 1975 को हमारे देश में पहला आरआरबी यानी प्रथमा ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। लेकिन आरआरबी एक्ट कब आया था? 1976 में। जनरली होता ये है कि पहले एक्ट आता है फिर किसी बैंक की स्थापना होती है, या आप पिछला इतिहास उठा कर के देख सकते हैं जिसमें ऐसा हुआ है। 1 अप्रैल 2022 की डेट में हमारे देश में टोटल 43 नंबर्स ऑफ आरआरबी वर्क कर रहे हैं। गोवा और सिक्किम में एक भी आरआरबी काम नहीं करती। और अब हम बात करेंगे शेयर। इसमें 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 15% स्टेट गवर्नमेंट का और 35% स्पॉन्सर्ड बैंक का पैसा होता है। और स्पॉन्सर्ड बैंक कोई प्राइवेट बैंक नहीं हो सकता, केवल और केवल नेशनलाइज्ड बैंक होगा। प्रथमा ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर्ड बैंक जो था वो था सिंडिकेट बैंक। अब हम बात करेंगे कोऑपरेटिव बैंक की। एक सहकारी बैंक एक वित्तीय इकाई होती है जो उसके सदस्यों से संबंधित है, जो एक ही समय में बैंक के मालिक और ग्राहक होते हैं। इसका पंजीकरण बहुत सरल है। कोई व्यक्ति किसी भी समय सदस्य बन सकता है और अपने शेयर को वापस करके किसी भी समय सदस्यता छोड़ सकता है। किसी सदस्य की मृत्यु, दिवाला या स्थायी अक्षमता से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पैसा कम ब्याज पर मिलता है।
कोऑपरेटिव बैंकों का रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंतर्गत होता है और इन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और बैंकिंग लॉ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1965 के तहत ये काम करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ नाम दे रखे हैं, इनके बारे में आपने सुना भी होगा और कहीं इनकी ब्रांच भी देखी होगी। द आंध्रा बैंक एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड यानी एबीसी कूप बैंक, द अहमदाबाद मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। अगली स्लाइड में मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन सबसे ऊपर आता है, उसके बाद दो कैटेगरी आती हैं जिसमें एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन यानी रूरल और नॉन एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन यानी अर्बन। उसके बाद में एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के अंदर दो कैटेगरी आती हैं फिर से, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म किसके लिए होता है? लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और शॉर्ट टर्म के अंदर तीन बैंक आते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और तीसरा आता है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। दोस्तों कोऑपरेटिव बैंकों के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या होते हैं, किस तरह से काम होता है, किन किन टाइप से होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक की। ऊषा थोराट समिति की सिफारिश पर स्मॉल फाइनेंस बैंक अस्तित्व में आए। अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस लेना चाहता है तो उसके पास कम से कम 200 करोड़ रुपए की कैपिटल होनी चाहिए। अगर आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं तो आपको 100 करोड़ रुपए में भी लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन 5 साल के अंदर आपको 200 करोड़ रुपए करने पड़ेंगे। प्रमोटरों के पास बैंकिंग में 10 साल का अनुभव होना चाहिए, ये एक मेजर रिक्वायरमेंट है। पेड अप इक्विटी कैपिटल में प्रमोटरों की हिस्सेदारी शुरू में कम से कम 40% होगी, लेकिन ये 12 वर्षों में इसे 26% लाया जाएगा। संयुक्त उद्यमों को अनुमति नहीं है स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने की। वहीं अगर आप पेमेंट बैंक हैं तो आपके पास 5 साल का अनुभव होना चाहिए, यानी कि अगर आप पेमेंट बैंक है तो 5 साल आपके यहाँ कम हो गए। नहीं तो अगर आप पेमेंट बैंक नहीं है तो आपको कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए बैंकिंग में। भारत में निजी बैंकों में एफडीआई के नियमों के अनुसार इन बैंकों में विदेशी शेयर होल्डिंग की अनुमति होगी। एफडीआई की लिमिट 74% रखी गई है। स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई जो लाइसेंस देती है वो 18 महीने के लिए वैलिड होता है, ये आप ध्यान रखें। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 22 के अंतर्गत आरबीआई स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस देती है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक था जिसे अप्रैल 2016 में आरबीआई ने लाइसेंस दिया था। इसका मुख्यालय जालंधर में है। यहाँ पर मैंने सभी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हमारे देश में, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, कार्यरत हैं, उनके नाम यहाँ दे रखे हैं। हमारे देश में आज की डेट में 11 बैंक हैं जो कार्य कर रहे हैं। इनके नाम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, एसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। टोटल 11 बैंक है जो अभी कार्यरत हैं। हो सकता है आगे ये संख्या बढ़ जाए और घट भी जाए। अगले वीडियो में मैं आपको सभी बैंकों के टैगलाइन और उनके हेडक्वार्टर उनके बारे में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, पेमेंट बैंक के बारे में बात करेंगे। नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर पेमेंट बैंक अस्तित्व में आए। कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है 100 करोड़ रुपए की। एफडीआई की लिमिट है 74%। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 22 के अंतर्गत पेमेंट बैंक को लाइसेंस दिया जाता है और यही सेम सेक्शन 22 जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी है। पेमेंट बैंक कभी भी टर्म डिपॉजिट स्वीकार नहीं करते, ना तो ये लोन बांट सकते और ना ही क्रेडिट कार्ड। पेमेंट बैंक की जो अधिकतम डिपॉजिट की जो सीमा रखी गई है वो है 2 लाख रुपए की। ये केवल करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट स्वीकार करते हैं। पेमेंट बैंक में जो डिपॉजिट आएगा उसका 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में और 25% अन्य बैंकों के साथ निवेश करना होता है।
पेमेंट बैंक को आरबीआई जो लाइसेंस देती है उसकी वैधता 18 महीने की होती है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब हमारे देश में 6 पेमेंट बैंक अस्तित्व में हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक और जियो पेमेंट बैंक। दोस्तों, वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद एक मेन बात, वो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।